हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में एनपीएस और पीपीएफ दोनों बेहतरीन रिटायरमेंट प्लानों में से एक है, परंतु क्या आप यह तय कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा रिटायरमेंट प्लान बेस्ट है? दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक आपको पता पड़ जाएगा कि आपके लिए कौन सा रिटायरमेंट प्लान बेस्ट है, एनपीएस या पीपीएफ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर बात की जाए एनपीएस की, तो एनपीएस की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेंशन स्कीम। यह भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक पेंशन योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य रिटायरमेंट बेनिफिट्स देना है। वहीं पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यह भारत सरकार की बचत एवं रिटायरमेंट योजना है जो टैक्स बेनिफिट्स के साथ आती है। दोस्तों, अब हम एनपीएस और पीपीएफ में पॉइंट वाइज अंतर समझेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी। एनपीएस में 18 से 65 वर्ष की उम्र का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह भारतीय नागरिक हो या एनआरआई हो, एनरोल करवा सकता है। वहीं पीपीएफ में कोई भी भारतीय नागरिक, जिसमें एचयूएफ शामिल नहीं होता है। एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। न्यूनतम निवेश की रिक्वायरमेंट। एनपीएस में आप 500 रुपये पर एनम डाल सकते हो, वहीं पीपीएफ में भी न्यूनतम 500 रुपये पर एनम है। वहीं अधिकतम निवेश की बात की जाए तो एनपीएस में ऊपर की कोई भी लिमिट नहीं है और पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए की लिमिट है, परंतु आप 1.5 लाख रुपए से अधिक निवेश कर सकते हैं, परंतु उसके ऊपर आपको कोई टैक्स बेनिफिट प्राप्त नहीं होगा। वहीं बात की जाए लॉक इन पीरियड की, तो एनपीएस 60 वर्ष की उम्र के पश्चात ही मैच्योर होता है। वहीं पीपीएफ इन्वेस्टमेंट के शुरुआती ईयर से लेकर 15वें वर्ष के बाद में मैच्योर हो जाता है। रिटर्न्स की निर्भरता। एनपीएस के रिटर्न मार्केट के प्रदर्शन पर निर्भर करते हैं, वहीं पीपीएफ के रिटर्न तिमाही के आधार पर भारत सरकार द्वारा एक घोषित रेट के आधार पर तय किए जाते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। एनपीएस में 8 से 10% रिटर्न एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। मार्केट इन्वेस्टमेंट होने के कारण ये रिटर्न्स थोड़े ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। वहीं पीपीएफ में प्रत्येक तिमाही पर भारत सरकार द्वारा इसकी रेट घोषित की जाती है, जो आमतौर पर 7 से 8% के आसपास रहती है। एसेट एलोकेशन। आप एनपीएस में अपना एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। एसेट एलोकेशन यानी कि आपका पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, जैसे कि इक्विटी, डेब्ट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। यह सभी विकल्प आपके पास में एनपीएस में उपलब्ध होते हैं, जबकि पीपीएफ में ऐसा कोई विकल्प आपके पास उपलब्ध नहीं है। टैक्स बेनिफिट्स। टैक्स बेनिफिट्स में एनपीएस और पीपीएफ दोनों एक जैसे हैं। एनपीएस में भी आपका पैसा जो इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आपने रिटर्न कमाया है प्लस मैच्योरिटी, सभी एग्जेम्प्ट होते हैं, परंतु एनपीएस में 60 वर्ष की उम्र के पश्चात एक एन्युटी होती है जो टैक्सेबल होती है। वहीं बात की जाए पीपीएफ की, तो पीपीएफ भी एग्जेम्प्ट और एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में आता है। एक्सटेंशन की सुविधा। एनपीएस में आप 10 वर्ष के एक्सटेंशन में अधिकतम एक बार अपना एक्सटेंशन करवा सकते हैं। इसमें आपकी मैच्योरिटी 60 वर्ष की उम्र में होती है, तो इसका मतलब हुआ कि आप इसे 10 वर्ष बढ़ाकर अधिकतम 70 वर्ष कर सकते हैं। वहीं बात की जाए पीपीएफ की, तो पीपीएफ में 5 वर्ष के ब्लॉक में आप अपने इन्वेस्टमेंट को कितनी भी बार बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 15 वर्ष के बाद में 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष आदि। लोन की सुविधा। एनपीएस में कोई भी लोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि पीपीएफ में तीसरे से छठे वर्ष के बीच में आप लोन ले सकते हैं। पेंशन की सुविधा। पेंशन मुख्य रूप से एनपीएस में ही दी जाती है, जो 60 वर्ष की उम्र के पश्चात उपलब्ध होती है, परंतु पीपीएफ में ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। एक्सपेंसेस रेशो। मार्केट इन्वेस्टमेंट के कारण एनपीएस में फंड मैनेजर्स होते हैं जिनका एक्सपेंसेस रेशो हमें चुकाना होता है, जो कि बहुत ही मामूली होता है। ये 0.01% के आसपास रहता है। वहीं पीपीएफ में कोई भी एक्सपेंसेस रेशो नहीं होता। वहीं बात की जाए रिस्क की, तो मार्केट इन्वेस्टमेंट के कारण एनपीएस में लो रिस्क जरूर रहती है, वहीं पीपीएफ में कोई भी रिस्क मौजूद नहीं होती। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एनपीएस में अगर आपका एम्प्लॉयर चाहे तो वह कंट्रीब्यूट कर सकता है, वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मैंडेटरी है। वहीं पीपीएफ में ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। क्या डेब्ट के रूप में कोर्ट द्वारा अटैच किया जा सकता है? कई बार ऐसा हो सकता है कि इन्वेस्टर बैंकरप्ट हो जाए। ऐसी स्थिति में कोर्ट चाहे तो उसके सभी डेब्ट्स का भुगतान करने के लिए उसकी सभी संपत्तियों को अटैच कर सकता है।
ऐसी स्थिति में एनपीएस को भी अटैच किया जा सकता है, परंतु पीपीएफ को डेब्ट के भुगतान के लिए कोर्ट के द्वारा भी अटैच नहीं किया जा सकता। अब हम एनपीएस वर्सेस पीपीएफ का डिफरेंस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हिसाब से समझेंगे। सबसे पहले रिस्क। एनपीएस की बात की जाए तो इसका इन्वेस्टमेंट मुख्यतः इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में होता है। इस वजह से इनका रिटर्न मार्केट के हिसाब से बदलता रहता है, जिसमें रिटर्न्स की हमेशा से अनिश्चितता बनी रहती है। फिर भी देखा जाए तो एनपीएस लंबे समय में आसानी से 10% का रिटर्न निकालकर अपने निवेशकों को दे देता है। आपके पैसे को सही जगह में निवेश करने के लिए यहाँ पर फंड मैनेजर्स होते हैं। एनपीएस को पीएफआरडीए द्वारा संचालित किया जाता है, जो कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, तो आपका पैसा सुरक्षित माना जाता है। वहीं बात की जाए पीपीएफ की, तो पीपीएफ में एक फिक्स रिटर्न होता है, जिसकी ब्याज की दर प्रत्येक तिमाही पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। एनपीएस में आपको थोड़ा बहुत रिस्क देखने को मिल सकता है, परंतु पीपीएफ में बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कुछ रिस्क के साथ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और थोड़ा ज़्यादा रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप एनपीएस की तरफ देख सकते हैं। वहीं आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो पीपीएफ आपके लिए बेस्ट हो सकता है। रिटर्न्स के आधार पर डिफरेंस किया जाए तो पीपीएफ का रिटर्न लगभग 8% के आसपास रहता है। वहीं एनपीएस में यह रिटर्न 8 से 10% या ज़्यादा भी हो सकता है। यह मुख्यतः डिपेंड करता है आपके एसेट एलोकेशन पर। अगर आपके एसेट एलोकेशन में इक्विटी का हिस्सा ज़्यादा है तो आपके रिटर्न्स और भी बूस्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकतम आप 75% ही अपना एसेट एलोकेशन इक्विटी में कर सकते हैं। अगर आप अपने रिटर्न्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं अगर आपको थोड़े बहुत ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आप इन्वेस्टमेंट एनपीएस में कर सकते हैं। लिक्विडिटी और लॉक इन पीरियड के आधार पर अंतर। अगर पीपीएफ की बात की जाए तो इसमें 15 वर्ष का लॉक इन पीरियड रहता है। इसमें आप पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप अपने 7वें ईयर से इसे विड्रॉल करवा सकते हैं। यह विड्रॉल की राशि इन दोनों की न्यूनतम होगी। वर्तमान वर्ष से पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंत तक पीपीएफ अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा उसका 50%। दूसरा, चौथे वित्तीय वर्ष के अंत में मौजूद पीपीएफ बैलेंस का 50%। यह चौथा वित्तीय वर्ष आपके अकाउंट खोलने की तिथि से जोड़ा जाएगा। इन दोनों में से जो भी राशि कम होगी उसका आप विड्रॉल कर सकते हैं। यह विड्रॉल आप एक फाइनेंशियल ईयर में एक ही बार कर सकते हैं। एनपीएस की मैच्योरिटी की बात की जाए तो यह इन्वेस्टर की 60 वर्ष की उम्र में होती है। एनपीएस में भी पार्शियल विड्रॉल अलाउड होता है, परंतु कुछ कंडीशन के साथ। पहली, अधिकतम पार्शियल विड्रॉल 3 ही बार किया जा सकता है। आपके एनपीएस अकाउंट को खुले हुए 3 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए। तीसरा, आप अपने कंट्रीब्यूशन का अधिकतम 25% ही निकलवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कम लॉक इन पीरियड के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पीपीएफ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो एनपीएस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैच्योरिटी या विड्रॉल। पीपीएफ की मैच्योरिटी पर आप अपनी मैच्योरिटी राशि या तो कैश में निकलवा सकते हैं या इसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। एनपीएस की मैच्योरिटी की बात की जाए तो यह आपकी उम्र के 60 वर्ष में मैच्योर होगी। आपकी मैच्योरिटी के कुल अमाउंट में से 60% हिस्सा आप अपने बैंक या कैश में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, जबकि 40% हिस्से से आपको एक एन्युटी प्लान खरीदना होगा। यह एन्युटी प्लान आपको एक बीमा कंपनी से खरीदना होगा जो आपको जीवन पर्यंत पेंशन देगी। दोस्तों, अगर आप किसी पेंशन प्लान की तलाश में है तो एनपीएस आपके लिए बेस्ट हो सकता है। रिटायरमेंट फोकस प्लान। एनपीएस आपकी उम्र के 60 वर्ष में मैच्योर होता है, प्लस इसमें आपको पेंशन भी प्राप्त होती है, इसीलिए यह एक प्योर रिटायरमेंट प्लान है। वहीं पीपीएफ आपका 15 वर्ष में ही मैच्योर हो जाता है। मान लीजिए आपने आपकी आयु के 20 वर्ष में पीपीएफ अकाउंट खुलवा लिया है, वह आपकी आयु के 35 वर्ष में ही मैच्योर हो जाएगा, इसीलिए इसे एक प्योर रिटायरमेंट प्लान नहीं कहा जा सकता। हाँ, यह एक टैक्स सेविंग स्कीम जरूर है। हालांकि आप पीपीएफ को 5-5 वर्ष के अंतराल में बढ़ाकर 60 वर्ष तक ले जा सकते हैं। रिटर्न्स के आधार पर डिफरेंस। 2 दोस्त हैं, अजय और विजय। दोनों की वर्तमान में 25 वर्ष की उम्र है। अजय ने एनपीएस में जबकि विजय ने पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। कंट्रीब्यूशन पर मंथ 12,500 रुपये, जबकि विजय की स्कीम का भी 12,500 रुपये। 35 सालों में कुल इन्वेस्टमेंट हुआ 52.5 लाख रुपए। दोस्तों, यहाँ पर हमने मैच्योरिटी की उम्र 60 वर्ष रखी है,
तो विजय की स्कीम पीपीएफ भी 5-5 वर्ष के अंतराल में बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है। यहाँ पर हमने रेट ऑफ रिटर्न एज्यूम किया है एनपीएस में 10% जबकि पीपीएफ में 8%। तो दोस्तों यहाँ पर एनपीएस की मैच्योरिटी राशि होगी 4.8 करोड़ रुपए, जबकि विजय की स्कीम पीपीएफ की मैच्योरिटी राशि होगी 2.9 करोड़ रुपए। तो देखा दोस्तों आपने, दोनों के बीच में 2 करोड़ रुपए का अंतर है। अब आप स्वयं तय कर लीजिए कि आपको किस स्कीम में जाना है। एनपीएस और पीपीएफ में से कौन सा बेस्ट है? दोस्तों अगर आप अपनी रिटायरमेंट के लिए पेंशन प्लान देख रहे हैं जो कि थोड़ी रिस्क के साथ में आपको ज़्यादा रिटर्न दे और आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकें, तो आपके लिए एनपीएस बेस्ट हो सकता है। दोस्तों एनपीएस स्कीम का चयन कभी भी आप टैक्स प्लानिंग या बेनिफिट्स के लिए ना करें, क्योंकि एनपीएस के अलावा कई अन्य स्कीम्स हैं जो आपको कम लॉक इन पीरियड में टैक्स बेनिफिट का फ़ायदा देती है, जिनमें ईएलएसएस, पीपीएफ, एफडी प्रमुख हैं। वहीं दूसरी तरफ आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाहता, साथ में आपको कम लॉक इन पीरियड वाली स्कीम चाहिए और आपकी प्रायोरिटी टैक्स बेनिफिट्स प्राप्त करना है, तो आपके लिए पीपीएफ प्लान बेस्ट हो सकता है। लेकिन आप फिर भी दोनों स्कीम में से एक स्कीम का चयन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एनपीएस और पीपीएफ दोनों स्कीम में एक साथ निवेश कर सकते हैं। इससे आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन आएगा और आप दोनों स्कीम्स की सुविधाओं का फ़ायदा एक साथ उठा पाएंगे। दोस्तों आशा करता हूं कि एनपीएस वर्सेस पीपीएफ के सभी डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब